बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, रात में आपका शो देख रहा था, वहाँ नदीम अफजल चंद मौजूद थे। उन्होंने इमरान खान की आसानियों और शहबाज शरीफ की परेशानियों में इजाफे का बड़ा दावा किया है। शो से पहले और बाद में भी कोई गुफ्तगू होती है, ये इतना बड़ा दावा उन्होंने किस बुनियाद पर किया? देखें, बुनियाद असल में तो वही बता सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि नदीम अफजल चंद से मैंने बार बार जब उन्होंने ये गुफ्तगू की, मैं आपको सुनवाता हूँ एग्जैक्टली वो पार्ट जिसमें वो कह रहे हैं कि गर्म पानी से इमरान खान की शेव होने वाली है, सही, आसानियाँ आने वाली हैं। और फिर जो उन्होंने हिंट दिया है मौजूदा हुकूमत के हवाले से, शहबाज शरीफ के हवाले से, मैंने उनसे कहा कि आप मुझे ये इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे बता रहे हैं या ये आपका एनालिसिस है? पॉलिटिकल एनालिसिस भी होता है ना, कि आप तज्जिया कर रहे हैं, आप तबसरा कर रहे हैं, आप वैसे ही दो चार डेवलपमेंट्स हो रही हैं, कड़ी से कड़ी जोड़ रहे हैं, डॉट से डॉट कनेक्ट कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। फिर आपको पता है कि हमारे यहाँ बहुत से सियासतदान थ्योरीज जो हैं वो फ्लोट करते हैं पब्लिक पल्स लेने के लिए, रिएक्शन लेने के लिए, कहीं पर बढ़ते हुए रिएक्शन को टोन डाउन करने के लिए ऐसी चीज़ें की जाती हैं। तो क्या बिहाइंड द सीन्स वाकई कुछ ऐसा चल रहा है? उन्होंने कहा कि मैं ये इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे कह रहा हूँ। अच्छा, इमरान खान के हवाले से जो बात की, फिर शहबाज शरीफ के हवाले से उन्होंने कुछ एनालिसिस किया, तो फिर मुझे सवाल करना पड़ा। फिर जो शो से पहले गुफ्तगू हुई थी वो भी मैं आपको बता दूंगा, जो शो के बाद गुफ्तगू हुई वो भी मैं आपको बता दूंगा, और इसको इसी कैनवस के ऊपर रख के देख लेते हैं कि जो चंद साहब कह रहे हैं ना, ये डिबेट शुरू हुई थी जब 14-15 सितंबर को हुकूमत नाक के बल गिरी थी जी, ज़मीन से नाक टकराया था, खूनम खून था, और हुकूमत के बॉस फैसल वावडा पार्लियामेंट से बाहर आ रहे थे और उन्होंने कहा था कि निकम्मों और नाअहलों के टोले से और तवक्को क्या की जा सकती थी। ओह, जब उन्होंने ये फरमाया था तो उस वक्त लोगों को लगा कि बस जो होप्स फॉर 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ना, दे आर डैश्ड टू ग्राउंड। और फिर आपको याद होगा कि आपने और मैंने एक वीडियो की थी जिसमें कहा था कि बिलावल को एक टास्क मिल गया जी, और ये टास्क बिलावल ने पूरा कर दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। सही, मार्केट में थेरीज आने लगी कि बिलावल को जनाब कहीं से कोई इशारा मिला है कि ये सारे नालायक हैं, ये सारे निकम्मे हैं। आपको याद है ना कि आसिफ अली जरदारी बेटा, फैसल वावडा, तस्वीरें, मोहसिन नकवी, वो सब कुछ, हाँ, जरदारी हाउस, बिलावल हाउस कराची की तस्वीर, कुछ और इस किस्म की तस्वीर आपको आपके जहन में, जी, तो बिल्कुल, लोगों के जहन में भी सब कुछ तरोताज़ा मौजूद होगा। तो जो बात की थी ना, देखें कि कुछ ऐसा चल रहा है कि बिलावल अगर पुल ऑफ कर देते हैं इतनी बड़ी चीज़ को तो फिर उनको जाहिर है कि कुछ ना कुछ तो मिलेगा। ये सवाल अपने तौर पर मौजूद है सही, कि इस 26वीं आईनी तरमीम का जो भी प्रपोजर था ना, या जो भी इसको पास करवाने की कोशिशों में शामिल था, उसको पब्लिक सेंटिमेंट नेगेटिव मिला है। राइट, अवामी सतह के ऊपर कोई भी सियासी जमात, ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी जो गवर्नमेंट में मौजूद नहीं है, ना वफाकी हुकूमत उनके पास है, ना पंजाब उनके पास है, ऐवान सदर है ना, सदर मुमलिकत का ओहदा कितना सेरेमोनियल है, आपको पता है कि इतना पावरफुल नहीं है, सेरेमोनियल है, गवर्नर ही है एक सूबे की, दो सूबे, एक सूबा इंटीरियर सिंध की वजह से वो तो वैसे भी उन्होंने बना लेना था ना जी, ठीक है, क्योंकि पीटीआई ने वहाँ पर कैंपेन भी नहीं की थी, टू बी वेरी फ्रैंक, और पीटीआई ने पूरे मुल्क में कैंपेन नहीं की थी। हाँ नहीं, लेकिन उससे पहले जो 2-2.5 साल थे जी, जो इमरान खान ने जलसों का ऐलान किया था, लेकिन उससे पहले गिरफ्तार हो गए। हाँ, जो जलसे किए थे ना इमरान खान ने अपने इक़्तिदार से निकलने के बाद, वो सारे के सारे पंजाब और केपी फोकस्ड थे जी, बहुत ही कम उन्होंने सिंध और ख़ास तौर पर इंटीरियर को तो टच ही नहीं किया जी, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि वो वहाँ पर उस किस्म की सूरत हाल में मौजूद थी। लेकिन बिलावल जो है वो इस के बावजूद कि एक ऐसा पॉलिटिशियन जिसकी एज ग्रुप को या एज ब्रैकेट को आप देखें कि जिसने अभी जाहिर है कि बनना ना बनना, अहल होना ना होना, इस सवाल से हटकर ये वो एज है जिसमें आपके एम्स एंड एम्बिशंस होते हैं, तो मैं वो भी, मैंने ये करना है, ये करना है। ऐसे वक्त में क्या आप अवामी हिमायत खोने वाला कोई काम कर सकते हैं? अनलेस
کہ پرائز منی یا پرائز انعام بہت زیادہ ہو. صحیح. تو جو بلاول نے یہ ایفرٹ کیا تو ہر ایک کے ذہن میں تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بلاول کو یا پیپلز پارٹی کو بہت کچھ ملنے والا ہے, لہٰذا وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں تگودو. صحیح. بروٹ میجورٹی, وہ جناب مولانا کے گھر راتوں کو جانا, ملاقاتیں کرنا, وکٹری سائن بنانا کہ بھائی پہلی بڑی پولیٹیکل اسائنمنٹ ملی ہے, پوری کر دی تو پتہ نہیں کیا مل جائے گا. یہ اس وجہ سے ہو رہا تھا. پھر آپ ٹریک ریکارڈ دیکھیں. ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ 8 فروری کے الیکشن کے بعد کیا بلاول بھٹو زرداری آپ کو انٹرویوز دیتے ہوئے نظر آئے؟ کیا وہ پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر کوئی بڑی بڑی تقریریں کرتے نظر آئے؟ وہ سٹنگ آئیڈل. مطلب ان کی طرف سے کوئی ایسی ہلچل اور کوئی بیانات, کوئی پریس کانفرنسز, کوئی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی, کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا. لائک ڈیڈ ووڈ, مطلب پڑی ہوئی لکڑی کی طرح. یعنی وہ بالکل ہی جسے کہتے ہیں کہ خود کو حالات کے دھارے پہ چھوڑ دینا کہ بھئی ابھی کیا کرنا. سیاست دان جب ایکٹیو ہوتا نظر آتا ہے نا, اپنا مدعا بیان کرتا ہوا, تقریریں کرتا ہوا, جلسے کرتا ہوا, تو وہ کسی چیز کے خاص مقصد کی تگ و دو میں ہوتا ہے. وہ بلاول کا موڈ سٹارٹ ہوا جو 26ویں آئینی ترمیم پاس کروانے کے لیے ان کا ایفرٹ نظر آیا. پھر جب وہ پاس ہو گئی تو ٹیکنیکلی بلاول کو پھر دوبارہ اسی موڈ میں چلا جانا تھا اگر آگے کچھ نہیں ہے, سائلنٹ موڈ. لیکن پھر کل ان کا ایک انٹرویو آ گیا BBC پہ, اور میری اطلاع کے مطابق بلاول کے انٹرویوز کا سلسلہ رکنے والا نہیں ہے. وہ گئے ہیں دبئی سے جب وہ واپس آئیں گے پھر انہوں نے دوبارہ انٹرویوز دینے, اور اس فتح کے اوپر یعنی اپنے طور پر انہوں نے وہ اس فتح کا جشن بھی بنا لیا. میں نے ندیم افضل چند صاحب سے پوچھا کہ یہ جو فلور آف دا پارلیمنٹ پہ مولانا فضل الرحمان نے جو بلاول کے ساتھ یہ ساری ملاقاتیں یہ سب کچھ کرتے رہے, انہوں نے کہا کہ کچھ سختیاں ہیں عمران خان پہ اور یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اور اس قسم کی بات کی, اور پیپلز پارٹی انہوں نے کہا کہ عمران خان کے لیے بڑی بہتری ہونے والی ہے, آسانیاں ہونے والی. پھر میں نے ان سے یہ سوال کیا, یہ 2 منٹ 16 سیکنڈ کی گفتگو, اس میں وہ دونوں باتیں کر رہے ہیں. شہباز شریف کی حکومت کے جانے کی پیش گوئی, اپنی پارٹی کی اتحادی کے ساتھ حکومت میں آنے کی پیش گوئی. اب ایسا کون سا اتحادی ہے نون لیگ کے علاوہ جس کے پاس اتنے سیٹیں ہیں, جس کی سیٹس جو ہیں وہ انف ہوں ٹو فارم گورنمنٹ ان سینٹر؟ یہ آپ گفتگو سن لیں, پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شو کے پہلے اور بعد میں جو ہونے والی گفتگو ہے اس میں سے کچھ چیزیں جو بتائی جا سکتے ہیں میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا. کیا یہ ممکن ہے کہ پیپلز پارٹی اب جس ماحول سے نکل آئے, اب آپ نے کہا آپ انفارمیشن کی بیسس پہ کہہ رہے ہیں, تو میں یعنی کہ مجھے اب لگ رہا ہے کہ یہ سوال کا وقت آ گیا, کیا آپ لوگ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے اور یہ جو چم گوئیاں چل رہی ہیں کہ ان کو کسی ریسٹ ہاؤس یا پھر بنی گالہ منتقل کیا جا سکتا ہے, اس انفارمیشن کو آپ کنفرم کر سکتے ہیں؟ نہیں, میں ابھی نہیں کر سکتا, میرے پاس ایسی کوئی انفارمیشن نہیں, لیکن میرا پولیٹیکل سینس یہ کہتی ہے کہ CBM کافی ہوئے ہیں. CBM ہوئے ہوں گے. شعیب شاہین صاحب نے آج آغاز میں پروگرام میں جو گفتگو کی ہے وہ آپ نے سنی ہے؟ میں نے سنی ہے. داڑھی بڑی ہوئی ہے عمران خان کی, میڈیا کا ایکسس نہیں ہے نا, گرم پانی کے ساتھ شیو ہو سکتی ہے. اچھا, ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے؟ بالکل ہونے جا رہا ہے, بالکل ہونے جا رہا ہے. یہ اب آپ آن دا بیسس آف انفارمیشن کیونکہ آپ بات کر رہے ہیں تو میں کیوں کہہ رہا ہوں, آپ یہ میں آپ کو ٹھیک کہہ رہا ہوں, آپ دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں تلخیاں کم ہوں گی. آپ نے کہا 5 سال یہ اسمبلی چلے گی, اب کوئی بظاہر وجہ نظر نہیں آتی کہ نہ چلے, تو کیا پیپلز پارٹی کابینہ سے باہر رہے گی؟ بلاول بھٹو زرداری کے حوالے سے جب وہ لاسٹ ٹائم شہباز شریف کے کابینہ میں گئے تھے, آپ سمیت پیپلز پارٹی کے لوگوں کا موقف تھا کہ بلاول کو نہیں ہونا چاہیے. پیپلز پارٹی حکومت میں آ سکتی ہے, کس شیپ میں آ سکتی ہے یہ ابھی نہیں پتا. مرکز میں یا پنجاب میں؟ مرکز میں میں بات کر رہا ہوں. مرکز میں کس شیپ میں آ سکتی ہے؟ آپ نائب وزیر اعظم کا عہدہ کسی کے اتحادی بنتے ہیں یا ہمارا کوئی اتحادی بنتا ہے؟ نائب وزیر اعظم کا میں کہہ رہا ہوں کہ پارٹی کسی کا اتحادی بنتی ہے یا لوگ کی پارٹی کے اتحادی بنتے ہیں, یہ وقت بتائے گا. ایسا بھی کچھ چل رہا ہے یعنی کہ اچھا اس میں کیا نون لیگ آپ کی اتحادی بنے گی یا پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی بات؟ ساری باتیں تو نہیں میڈیا پہ ڈسکس ہو سکتی, لیکن ہر بات تو نہیں. آپ نے جو ہنٹ دیا ہے اس سے تو میں یہ سمجھا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے اتحادی بنیں گے اور پیپلز پارٹی حکومت بنا لے. میں سمجھتا ہوں استحکام آئے گا, تلخیاں کم ہوں گی, PTI کے ساتھ بھی تلخیاں کم ہوں گی, گالی گلوچ کا دور ختم ہونے جا رہا ہے, معاشی استحکام آئے گا,
اور इंशाल्लाह बेहतरी आएगी. देखें, अब दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं. एक ये कि नदीम अफजल चंद ब्लफ कर रहे हैं. जी. दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि नदीम अफजल चंद साहब जो हैं वो गुज़श्ता कुछ दिनों में वो उनकी मुलाकातें जो हुई हैं पार्टी के अंदर और बिलावल के साथ जो उन्होंने वक्त गुजारा है, वहाँ से उन्होंने ये सेंस लिया हो और इस पर कोई एतराज़ भी ना हो पार्टी के अंदर कि हाँ ये बात मीडिया पे कहना शुरू कर दें, सही करना शुरू कर दें, तो उन्होंने ये बात कर दी. लेकिन वो बात बुनियादी तौर पर दो बड़ी बातें कर रहे हैं. एक कि शहबाज शरीफ की हुकूमत, मुश्किलात, वफाक पीपल्स पार्टी, इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के साथ मिलें. अब पॉसिबल है कि इत्तेहादी अभी इतना बड़ा दावा है यानी कि इसके लिए तो, लेकिन आप देखें पीटीआई आपको मौलाना फजलुर रहमान की तारीफ़ करती हुई नज़र आ रही है, पीपल्स पार्टी आपको मौलाना फजलुर रहमान की तारीफ़ करती हुई नज़र आ रही है, टू सम एक्सटेंट नून लीग भी. लेकिन पीटीआई वो जिस बुनियाद पे मौलाना की तारीफ़ कर रहे हैं उसी बुनियाद के ऊपर हुकूमत की बुराई कर रहे हैं और बिलावल की. सही. और बिलावल और ये लोग जिस बुनियाद के ऊपर मौलाना की तारीफ़ें कर रहे हैं उसी बुनियाद के ऊपर पीटीआई के बुराइयां कर रहे हैं. पहले बिलावल ने इंटरव्यू दिया जी. इससे पहले कि मैं मज़ीद इसके ऊपर जाऊं, मैंने नदीम अफजल चंद साहब से शो से पहले तो इतनी बात नहीं हुई, उस वक्त तक ये गुफ्तगू नहीं हुई थी, लेकिन शो के बाद जो है वो ख़ासा वक्त साथ ही थे हम. मैं उनसे बार बार ये बात पूछी कि ये आप जो दावा कर रहे हैं, जो आप बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि आपको इस हवाले से कुछ चीज़ें तब्दील होती हुई बड़े ड्रामेटिक अंदाज में आने वाले दिनों में नज़र आएंगे. सही. और मेरा गैस ये है, मैंने अंदाज़ा है मेरा कि उस पर सिर्फ हुकूमत को शायद परेशान उस वक्त होना पड़ेगा अगर नए चीफ जस्टिस ने आने के बाद सीनियर प्यूने जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो कहा है और कंसिस्टेंटली मौक़िफ़ रखा है, 23 तारीख को भी जो ख़त लिखा है जी, काजी फाइज ईसा को जो फेयरवेल दिया, मतलब जाने नहीं देंगे तुझे तो उन्होंने फिर एक मरतबा काजी फाइज ईसा साहब का जो है ना काम उठाया है. तो उसमें भी उन्होंने कहा है कि फुल कोर्ट सही, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस है, अमेंडमेंट वाला ऑर्डिनेंस है, जिसमें चीफ जस्टिस को ये इख्तियार दे दिया है कि दूसरा बंदा अपनी मर्ज़ी से लगाए, ये जब तक फुल कोर्ट मीटिंग में या फुल कोर्ट बैठकर इसका फैसला नहीं करता उस वक्त तक मैं नहीं बैठूंगा. सही. और जस्टिस मुनीब की जगह जस्टिस अमीनुद्दीन खान आ गए. अब नए चीफ जस्टिस ने आके कम से कम ये ज़रूर करना है कि अपनी मर्ज़ी का एक बंदा लगाना है. अब दो पॉसिबिलिटीज़ हैं. अगर वो फुल कोर्ट बुलाकर मीटिंग या केस लगाते हैं सबसे पहले कि भाई मैंने जितना भी काम करना है, जो बेंचेस फॉर्म करने हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की फंक्शनिंग होनी है, वो होनी ही इस बुनियाद पर है कि 3 रुकनी कमेटी ने फैसला करना है जी, चाहे अमेंडमेंट वाला ऑर्डिनेंस चाहे पहले वाला. अगर वो नॉमिनेट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल वो नहीं टेकअप करते, इसको टेकअप नहीं करते, लेकिन वो नईम अख्तर अफगान को या अमीनुद्दीन खान को नहीं लेते, वो जस्टिस मुनीब अख्तर को जो 3rd सीनियर मोस्ट है जी, उनको लगा देते हैं कमेटी में, तो डायरेक्शन वाज़ेह हो और जाएगी. सीनियर प्यूने जज. उसके बाद फिर आपको डायरेक्शन भी और हुकूमत को परेशान होने की ज़रूरत होगी, या वो अगर ऑर्डिनेंस उड़ा देते हैं और उस हवाले से अपनी राय ये दे देते हैं कि नहीं फुल कोर्ट बुलाएं और बिठाएं और इसको ख़त्म करें, और जो पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है वही ठीक है कि जो 3 सीनियर मोस्ट हैं वही बैठकर जो है वो डिसाइड करें. अगर वो ये करते हैं तो फिर ये जो आगे वाली बात है ना वो मुमकिन नहीं है जब तक फॉर्म 45-47 वाला कजिया नहीं भुगताया जाता. इन दैट केस आपको वेट करना होगा कि वो मामला अगर खुलता है, वो खुलेगा तो फिर ये होगा ना इतनी बड़ी तब्दीली जी. मौजूदा पार्लियामेंट के रहते हुए इस पार्लियामेंट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद सूरत के वो हुकूमत चाहे अलायंस में चाहे सिंगल हैंडेडली उसी सूरत में जाएगी या जा सकती है अगर ट्रिब्यूनल्स में उनके केसेस जो हैं और जो उनके से सीटें चुनी गई, जो बहुत दूर की कोड़ी है, लेकिन ये दावा है नदीम अफजल चंद का. मैं आपको ये बता सकता हूं अगर वो सीटें मिल जाती हैं, मखसूस नशिस्तें मिल जाती हैं, तो फिर तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वो सबसे बड़ी होगी, उसको तो ज़रूरत ही किसी की नहीं पड़ेगी. हाँ, ये जाहिर है जितना पीटीआई ने दावा 180 सीटों का नहीं उतनी ना मिले, हाँ, इतनी मिल जाएं कि नून लीग के रिवर्स हो के
सीटें कम होंगी, क्योंकि नून लीग की कम होंगी और ना। स्क्वीज होगी। हाँ, जब वो स्क्वीज डाउन होगी तो उसके बाद फिर ये मामला वो हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, इस सारे मंजरनामे में जब ये बातें चल रही होती हैं, चंद साहब ने जो बात की है, ये जो बिलावल तक बात है, ज़ाहिर है उसकी रिफ्लेक्शन है ना जी, उसका आप यूँ समझें कि एब्राइज्ड वर्जन है, उसकी समरी है, बड़ी किताब की, मोटी किताब की छोटी सी समरी है जो ये गुफ्तगू है, ये 2 मिनट 16 सेकंड की। लेकिन इस गुफ्तगू के हवाले से बिलावल श्योर होंगे कि हाँ शायद ऐसा होने वाला है, नदीम अफजल चैन को भी यकीन होगा जो उन्होंने ये बात कह दी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में पॉलिटिक्स जो है वो किस तरीके से चलती है जी, और इसमें क्या क्या कुछ हो रहा होता है। किसको नहीं याद कि शहबाज शरीफ ने इकरार किया, बताया, कॉलम्स लिखे गए कि शहबाज शरीफ ने 2018 में जनरल बाजवा को और जनरल फैज़ को अपनी काबीना के नाम शेयर किए थे। जी, उनको कहा गया था कि प्राइम मिनिस्टर आपने बनना है, आपकी तो मेजॉरिटी आ रही है और सब कुछ, तो आप बताएं आपका फ़लाँ वज़ीर कौन होगा और फ़लाँ कौन होगा। तो उन्होंने बताया था। कुछ ऐसी सी इतलात 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से भी मुख्तलिफ वो हैं बातचीत। लेकिन आपको बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ जी, और ये जब ये वाक़या मेरा ख्याल है कि ये नदीम अफजल चंद को भी मुझे सुनाना चाहिए था, मैं उनको सुनाऊंगा और मैं उनको कहूँगा कि बिलावल को ये वाक़या ज़रूर सुना दें। सही। 2014 का धरना आपको याद होगा। जी, 2014 को जब इमरान खान और डी चौक 14 अगस्त वाला वो जो मार्च था और जो फिर धरना 126 दिन का बन गया था, और ताहिरुल कादरी ये इकट्ठे आ रहे थे सियासी कज़न्स यहाँ पर, तो इनकलाब की बातें हो रही थी कि इनकलाब आएगा। अच्छा, कुछ तो बातें ऐसी हैं ना कि जो लोग हैं जो उनके करीबी हैं वो उसके किसी के पास आया कोई काम करवाने के लिए, उसने कहा कि यार काम हो जाएगा। उसने कहा कैसे हो जाएगा? उसने कहा फ़ोन तो करें ना किसी को। कादरी साहब के किसी करीबी बंदे को कहा कि आप कह रहे हैं कि काम हो जाएगा लेकिन किसी को फ़ोन तो करें। उन्होंने कहा यार परसों हम मार्च के लिए निकल रहे हैं, 3 दिन के बाद इनकलाब आ जाएगा, उसके बाद आपका काम वैसे ही हो जाएगा, आपको परेशान होने की क्या ज़रूरत है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस वक्त वो धरना चल रहा था ना, ऐन उस वक्त जी, ये चकवाल में कलर कहार से आगे एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब के घर एक मुलाकात का एहतमाम हुआ। जी, उस मुलाकात में एक सिटिंग मेजर जनरल मौजूद थे, कुछ ब्रिगेडियर्स मौजूद थे और बाकी भी जाहिर है कि उससे नीचे वाले कर्नल भी थे, कोई प्रोटोकॉल ड्यूटी पे भी लगे हुए थे। और वहाँ पर कुछ लोगों को मुलाकात के लिए बुलाया गया, ताहिरुल कादरी साहब के करीबी। और मैं आपको एक आई विटनेस अकाउंट बता रहा हूँ। अच्छा, यानी कि ये वाक़या जो चश्मदीद गवाह है, मैं उसकी ज़बानी आप समझेंगे, मैं बता रहा हूँ। वो बताते हैं कि हमें ना 4-6 लोगों को बुला लिया गया मुलाकात के लिए और हमें कहा कि अपना वो ब्लूप्रिंट वाइट वो अपना पेपर शेपर लेकर आएँ कि क्या करना है, निज़ाम हमने कैसे आगे चलाना। और उस बाद उस ड्राइंग रूम में बैठ कर ये हो रही थी कि वो जो जनरल साहब हैं उन्होंने सामने बैठे हुए लोगों को कहा कि देखें आप, हम जो निज़ाम लेकर आ रहे हैं इसमें ज़ाहिर है कि ताहिरुल कादरी तो बन जाएंगे सुप्रीम लीडर। अच्छा, हाँ, और उनके नीचे काउंसिल होगी, शूरा होगी, एक उनका जो है ना वो सुप्रीम काउंसिल होगी, सुप्रीम की तर्ज पर। हाँ, और सुप्रीम काउंसिल के नीचे पार्लियामेंट होगी। तो ये क्योंकि मॉडल जो है ये ईरान के मॉडल से रेप्लिका है। अच्छा, तो हम ये कैसे इंश्योर करेंगे, बड़ी सीरियस लेवल, बड़ी सीरियस संजीदगी के साथ बात हो रही है कि ये हम कैसे इंश्योर करेंगे कि सऊदी अरब या अमेरिका ऑफेंड ना हो कि हम ईरानी निज़ाम यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, ये जो इनकलाब आ जाएगा और ये सब कुछ ना। तो उसके बाद तो उन्होंने कहा कि नहीं हमारा वो इस तरह होगा, सऊदी अरब के साथ हमारा ऐसा रिलेशनशिप होगा, अमेरिका के साथ ऐसा होगा, भाई हम उनको ऑफेंड तो नहीं कर सकते लेकिन इनकलाब के बाद ये होगा। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताएं कि जो वजारतें हैं ये, क्योंकि मेन वजारतें जो है ना ये पार्लियामान के पास नहीं, इनकी जो ऊपर हेड करने वाले लोग हैं ना, 6 वजारतें तो कम से कम ऊपर होंगी। सही। तो वो बताएं कौन कौन रखेगा, आप लोगों ने डिसाइड किया? तो उन्होंने कहा हाँ वो फ़लाँ वजारत रही का बासी साहब या फ़लाँ बंदे को दे देंगे, फ़लाँ को दे दें। एक ने कहा कि मैं कि डिफेंस मेरे पास होगी, किसी ने कहा कि जनाब फॉरेन अफेयर्स मेरे पास होगी, इंटीरियर। उनमें से एक साहब थे, उन साहब ने कहा कि जनरल साहब आपकी इजाज़त से मैं ना सिगरेट पीने जाना चाहता हूँ।
میں یہاں سگریٹ نہیں پینا چاہ رہا, میں ذرا تھوڑا سا گلیسٹروفوبک ہوں, مجھے تھوڑی سی وہ ہو رہی ہے, میں سفوکیشن فیل کر رہا ہوں, میں باہر جا کے سگریٹ پینا چاہتا ہوں. اور میرے لیے وزارت مذہبی امور رکھتے, یہ کہہ کر وہ اٹھے, باہر نکلے وہ صاحب, اور باہر آ کر انہوں نے سگریٹ لگائی, اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک کمپنی دینے کے لیے ایک بریگیڈیئر صاحب آ گئے ان کے ساتھ, تو وہ ان کے ساتھ بات چیت کرنے لگ گئے. انہوں نے کہا کہ اندر ملک کے فیصلے ہو رہے ہیں, اندر وزارتیں بٹ رہی ہیں, اور یہ کیا طریقہ ہے, آپ کی پرسنالٹی کو انٹیریئر منسٹری سوٹ کرتی ہے, آپ وزارت مذہبی امور کیوں لے رہے ہیں. سگریٹ کا کش لگا, انہوں نے کہا آپ کو یقین ہے اس بات کا جو اندر ہو رہی ہے یہ ایسے ہی ہوگی. تو یہ سائملٹینیسلی بڑے پلانز ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں, بتائے جا رہے ہوتے ہیں, اور اس کی بنیاد کے اوپر لوگ آزادی مارچ لے کے آ رہے ہوتے ہیں, لوگ انقلاب لا رہے ہوتے ہیں. وہ طاہر القادری صاحب آپ کو یاد رہی, مبارک ہو والا واقعہ بھی, تو یہ تو وہ بالکل سینہ حاضر ہے, وہ پورا کلوز کابینہ جو ہے وہ اس نے یہ بیٹھ کے ڈسکس کیا تھا, اور اس کے بعد اس کا نتیجہ کیا نکلا. تو ہو سکتا ہے کہ بلاول کو بھی شاید کسی نے اسی طریقے سے کہا, لیٹس سی, پاکستانی سیاست تو گیم آف پاسبلٹیز ہے. صحیح, بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.